हेलो, नमस्कार। राम राम आप सभी को। वॉइस बताइए कैसी आ रही है आप लोगों को। उम्मीद है बढ़िया आ रही होगी मेरी वॉइस। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी के मैसेज आते हैं मेरे को, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे मैसेज दिख रहे हैं। सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, डोंट वरी गाइस। तो वॉइस बढ़िया आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। कल मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे, है ना। तो पहले तो ये बताओ, आप लोगों को पीडीएफ मिल गए हैं या अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, जल्दी से। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्लियर, बहुत बढ़िया है आवाज। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ मैंने अपलोड करा दिए हैं और सबने कर लिए हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। नहीं मिले ना, आ गए। अच्छा, मतलब ये मिल गए। एक दो बच्चे जो समझदार है ना, जिनको मिल गए हैं, वो अपने आप को पीठ थपथपा लेना, वो समझदार है। ठीक है। तो बच्चों, जैसे ही आप अपना बैच खोलोगे, देखिए इसमें थोड़ा छोटा दिखेगा बट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही आप अब लोग अपना बैच खोलोगे, आपको कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देखने को मिलती है। उसके बाद आपको क्या करना, आपको ये जो नोट्स वाला सेक्शन है ना, एक बीच में आपको ऊपर, सबसे ऊपर दिखता होगा क्लास नोट्स एंड डाउनलोड। आपको जाना है नोट्स पर। ठीक है, आप लोग नोट्स पर गए। वो भी बॉबी कुमारी, वो भी डल जाएंगे बच्चे। नोट्स पर आप लोग गए। नोट्स पर जाने के बाद आपको यहां पर नीचे सेलेक्ट करना है और यहां पर देखेंगे आप साइंस पैडा, एसएसटी पैडा। तो आपको एसएसटी पैडा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर ऑल नोट्स के आगे एक फिल्टर का साइन होगा, बिल्कुल कॉर्नर में। इस कॉर्नर में इस साइन को आपको दबाना है और नीचे देखोगे आप क्लास नोट्स खुला दिखेगा या चूज पीएनजी। तो यहां पर आपको क्लास पीएनजी को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको नोट्स दिख जाएंगे। ठीक है। तो अभी मत बोलना कि बच्चों कि आप लोगों को नोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। चार पांच क्लासेस हुई है, उसमें से चार के नोट्स इसमें है, एक के डल जाएंगे। ठीक है। ये आपके नोट्स आप देख सकते हैं। ठीक। सो गाइस, थोड़ मिल गए बच्चों। ठीक है, क्लास के बाद में ढूंढ लेना इस चीज को। मैंने आपको पाथ बता दिया है। मैंने कहा था तो मैं कराता हूं कोई किसी चीज को। मिल गए, बहुत बढ़िया। अभी और कोई डाउट हो तो अभी बातचीत कर सकते हैं। आज आप लोगों के वंस एक बार फिर से रिप्लाई कर दूं। चलिए, एक बार फिर से रिप्लाई कर देते हैं। सबके पास आ चुके। एक बात बताओ बच्चों, जब हजारों बच्चों को मिल चुके तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। सबके पास। ये हम कोई भेज नहीं रहे किसी के पास, ये तो एप्लीकेशन में अपलोड है। बाकी फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। डाउट किस चीज का है, आप ऐसे नोट्स के सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, नोट जैसे ये क्लास हो गया, है ना, ये नोट्स हो गया। तो आप नोट्स में जाइएगा। उसके बाद जिस तरीके से आप अपनी क्लास को, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से अपने नोट्स का सेक्शन सिलेक्ट करना। आपने एसएसटी पैडा का नोट ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर में ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फिल्टर का, ऑल नोट से आगे। यहां पर ऐसे क्लिक करो और नीचे लिखा होगा क्लास पीएनजी, उसको क्लिक कर लो और अप्लाई कर लो, नोट्स दिख गए। ठीक है। चलिए, मिल गए हैं। अब ज्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कल हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। हाँ, तो ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एनसीएफ के द्वारा क्या कहा गया है कि ज्योग्राफी एनसीएफ के द्वारा क्या कहते हैं। ये जो एनसीएफ कहता है ना, हिस्ट्री के बारे में या किसी चीज के बारे में, ये जानना बहुत जरूरी होता है हमें। ठीक है।
डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज वे ऑफ लिविंग ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के जीवन जीने के तरीके। एनसीएफ कहता है मानव जाति के जीवन जीने के तरीके के रूप में पृथ्वी और जीवन के अन्य रूपों की समझ विकसित करना। ठीक है, तो एनसीएफ ने बिल्कुल ही चीजों को थोड़ा सा चेंज किया है, उसने ऐड ऑन किया है कि मानव जीवन के जीवन जीने के तरीके। ठीक है, चलिए प्रतीक जी, लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैं नहीं लिखता। ठीक है, सेकंड, द इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्री। देखिए, वो ये कह रहा है कि हमें बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है किस चीज के बारे में, कि हम लोग एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि निर्भरता है हमारी। जैसे कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं लोग, वो लोग जो प्लेन्स पर रहते हैं या जो समतल इलाके पे रहते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। और जो वहां से जैसे कि मान लीजिए मोस्ट ऑफ द केसर हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ज्यादातर अच्छी वैरायटी के फ्रूट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हिल एरियाज पर, ठंडे इलाकों पर। और वहीं ज्यादातर खेती, या आप बोल सकते हो मिलेट्स की, या जो भी हमारे खनिज अनाज से रिलेटेड जो भी फसलें होती हैं, वो कहां पर आपको देखने को मिलती है, प्लेन एरियाज पर। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है बिल्कुल, दोनों के दोनों एक दूसरे पर। तो इस चीज के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है कि उनका वनस्पति ऐसा है, उनका एरिया रीजन ऐसा है, उनकी एनवायरमेंटल फीचर उस तरीके का है, इसलिए वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरे संसार में किस तरीके से चीजों का विस्तार हो रहा है। ओके, प्रतीक्षा, बिल्कुल सही बात बच्चे, मैंने तो जेंडर ही चेंज कर दिया था। ठीक है, कोई नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, इकोनॉमिक स्टेटस को अंडरस्टैंड करना, तो ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बारे में पॉलिटिकल लाइफ भी समझाऊंगा, ले देख लीजिए, पॉलिटिकल लाइफ आ गई। ठीक, सो अपर प्राइमरी स्टेज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एक्ट एज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, जिसमें हम साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सॉरी, एंड इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अपर प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि 6 to 8th क्लास तक, इनमें से कुछ भी पूछ लेगा। मिडिल स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, हिंदी वालों के लिए बोल दिया है। ठीक है, मिडिल स्कूल, अपर प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्कूल, 6 to 8th क्लास। यहां पर जो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है या पॉलिटिकल लाइफ जो पढ़ाई जाती है, वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, यानी कि उसमें 3 सब्जेक्ट। बच्चे, कतियाल बच्चे, आपका सवाल मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा भेजिएगा उसको लिख के ढंग से। ठीक है, सो वो 3 सब्जेक्ट से मिला हुआ है। पहला सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, सो जो भी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लाइफ भारत में चली है उसके बारे में बातचीत होगी। दूसरा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र भी उसमें थोड़ा उसमें डाला जाएगा, यानी कि भारत में कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, तीसरा है सोशियोलॉजी। जी हाँ बच्चों, सोशियोलॉजी, सामाजिक शास्त्र, समाज से रिलेटेड सोशियोलॉजी के बारे में।
तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, जो अपर प्राइमरी स्टेज पर आपको, वो आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओगे, वो 3 चीजों का हिस्सा होता है उसमें। ठीक है। बिल्कुल, सिविक सिर्फ गुजरात में नहीं बच्चों, इवन इन नॉर्थ इंडिया वी कॉल इट सिविक साइंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में बोला जाता है। ठीक है, हम खुद सिविक साइंस बोलते थे जब 12th में इसको पढ़ते थे। देखिए अभी तक बच्चे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 2005 से ही आते हैं। नए एनसीएफ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि अभी तक उसको पूरे तरीके से भारत में लागू नहीं किया गया है, या उसको अभी फॉलो नहीं किया जाता, तो हम पुराना एनसीएफ 2005 वाला ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स बाद में बताना बच्चों, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लास्ट की 5 मिनट में बात कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बच्चों, मैंने पूरी क्लास पढ़ाई थी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को मिलाकर पढ़ाना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विकलांग बच्चों को भी रेगुलर स्कूल्स में आने के लिए बोला गया था। ठीक है, मिडिल स्कूल में वैसे हमें क्या कहते हैं, 4 डोमेन पढ़ाए जाते हैं। सोशियोलॉजी 12th में पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे कुछ हिस्से इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं, इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस ही बोला जाता है। ठीक है, सो मिडिल स्कूल में जो डोमेन होंगे बच्चे, वो 4 होंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था, मैंने वही बताया, उसको पॉलिटिकल साइंस में ऐड करके पढ़ाया गया है सोशल साइंस को। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोग डाउट मत रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने बच्चे। ठीक है, तो उसमें उसका थोड़ा सा हिस्सा ऐड करके पढ़ाया गया है, लेकिन अगर पूरा सोशियोलॉजी पढ़ना है तो वो आपको सेकेंडरी क्लासेस से शुरू होगा, मिडिल स्कूल से नहीं शुरू होगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल छोटा स्कूल होता है, 1st to 5th होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 1st to 5th होता है, प्राइमरी जिसको बोलते हैं हम। आपको प्रॉपरली डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, आपको समझ ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो आपसे आपकी समझ के क्वेश्चन पूछेगा। मैं तो हिंदी में ही बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज द मेन बेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड सोशल। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ोगे, इसका मेन बेस क्या होता है, जो आप अपर प्राइमरी स्टेज पर पढ़ रहे हो, कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ज्यादा इसका मेन होता है। ठीक, सेकेंडरी मीन्स होता है बच्चे, जो आप 11th 12th 12वीं क्लासेस में जो पढ़ते हो, वो होता है सेकेंडरी। चलिए, इट इंट्रोड्यूस चिल्ड्रंस टू डेमोक्रेट मेथड्स एंड पार्टिसिपेशन, ये लाइन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हिंदी में है। यह बच्चों को लोकतांत्रिक तरीकों और भागीदारी से परिचय कराता है। इंट्रोड्यूस, परिचय कराना, सिर्फ यहां पर डेमोक्रेटिव चीजों का परिचय होगा, उनका पूरा व्याख्यान नहीं होगा। यही डिफरेंस है बड़ी क्लासेस में और अपर प्राइमरी में। ठीक है, कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, सो और कैसे बच्चों की लोकतंत्र में भागीदारी है, वोटिंग कैसे होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, छोटी छोटी चीजें यहां पर बच्चों को बताई जाती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लास्ट वाली कि इट इंट्रोड्यूस चिल्ड्रंस टू डेमोक्रेटिक मेथड्स एंड पार्टिसिपेशन, कहीं से ही पेपर आ सकता है। और पहला मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत ज्यादा आपका जो अम, आप जो देखेंगे ना, सेकंड सेक्शन जो होगा आपके पेपर में, पहला सेक्शन में एक बार जो आपको नहीं पता है मैं बता देता हूं। पहले सेक्शन में क्या होगा, 30 नंबर की आपको सीडीपी देखने को मिलेगी। उस सीडीपी में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन
पैड़ा के देखने के मिलेंगे। तो पहले 30 तो वो हो गए, उसके बाद 60 से जो 90 का जो आता है ना एरा, उसमें क्या होता है, आपको बच्चों लास्ट में वहां पर भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पैड़ा के। तो उसमें से कम दो क्वेश्चन आपको ऐसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, अपर प्राइमरी स्टेज के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अपर प्राइमरी स्टेज को बड़े अच्छे तरीके से, कि उस स्टेज पे क्या होता है, क्योंकि आप लोग जो टीचर बनने हो, आप टीजीटी बनने हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा इन्हीं का पता होना चाहिए, आपसे सेकेंडरी की चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल ग्रेड 4 और 5th में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इलेबोरेट करके थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वहां पर क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल ऊपर ऊपर से सतही चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, पढ़ाई जाती है, यहां पर पूरा बताया जाएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन होता है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, और फिर 11th 12th में और डीप चला जाएगा। ठीक, मैं वही तो बता रहा हूं, 6th में इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोशिश करता हूं मैं आपको कल कराता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है? एडम स्मिथ है। ही पब्लिश अ बुक entitled An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in 1776। एडम साहब ने एक किताब लिखी है, ठीक है, राष्ट्र के धन की प्रगति प्रकृति और कारणों की जांच। इन दिस बुक स्मिथ emphasized द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ properties as the subject matter of economics. According to him, economics is related to production, distribution, and consumption of wealth and property. स्मिथ साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड रिलेशन या रिलेट करता है प्रोडक्शन से, कि क्या आपके देश में, आपके राज्य में प्रोडक्ट हो रहा है, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट बनता हो। ठीक है, उसके बाद क्या आपके राज्य की खपत है, क्या कंजम्पशन जिसको बोला जाता है, और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपकी वेल्थ का, उसके बारे में बात होती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है। बट आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत साल हो गए हैं मुझे देखने को नहीं मिलते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला गया है। पहले बहुत आते थे और आ सकते हैं, दैट्स वाई मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब किस तरीके का नेचर है सोशल साइंस का। ठीक है, आपने अपर प्राइमरी में आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। चारों के बारे में हमने थोड़ी बातें कर ली हैं। अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ साइंस के बारे में। ठीक है, सम पॉइंट्स अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंस आर फॉलोइंग। सोशल साइंस इज मेनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, सोशल साइंस मेनली एसोसिएटेड किससे रहता है? ह्यूमन रिलेशन। चाहे वो उसका पर्यावरण के साथ रिलेशन हो तो हो गया वो ज्योग्राफी, चाहे उसका मैन टू मैन रिलेशन हो वो हो गया पॉलिटिकल, चाहे उसका अपने पास्ट के साथ रिलेशन हो वो हो गया हिस्ट्री, या चाहे उसका वर्तमान में पूरे पूरे समाज के साथ जो भी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो वो होगा इकोनॉमिक्स। तो चारों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन रहता है सोशल साइंस में। इट्स मेनली स्टडी सोशल इश्यूज। ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कवर द फील्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, सोशल साइंस हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एरिया एंड। देखिए, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स
होते हैं, सब्जेक्ट एरिया आपको पढ़ाए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सब्जेक्ट एरियाज एंड टीचिंग मेथड्स टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। ज्ञान तक पहुंचने और समझने के लिए सामाजिक विज्ञान अपना स्वतंत्र विषय क्षेत्र और शिक्षण विधि है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, तो अगर आप लोगों को किसी ट्रॉपिकल एरिया की फील्ड विजिट कराई जाए या किसी मरुस्थल की फील्ड विजिट कराई जाए, आप वहां ज्यादा अच्छे से समझोगे उसको या सिर्फ किताबों में। ठीक है, तो जब इसमें फील्ड ट्रिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहता है, एज इन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका अंडरस्टैंडिंग का और पढ़ाने का मेथड भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज प्राइमरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। यही बात हो रही थी भी उस दिन, क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है करते हैं इसके सब्जेक्ट। इट्स कॉन्सेप्ट कांट बी लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट। पूरा सोशल साइंस किसी एक सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं हो सकता, इसमें कई सब्जेक्टों का मिश्रण है। बट रादर देन कॉन्सेप्ट और इशू कैन बी अंडरस्टैंड बाय रेफरिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मुख्यतः एक अंत विषय है। इसकी अवधारणाओं को किसी एक विषय तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक विज्ञान को सभी विषयों की परिप्रेक्ष्य का हवाला देकर अवधारणा या मुद्दों को समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किसने कहा सोशल साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसका बिल्कुल एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। बहुत लिमिटेड स्कूल में ये प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। आप लोगों को पता है सोशल साइंस फेयर भी होता है। जैसे ज्यादातर स्कूल्स में क्या होगा, साइंस फेयर होगा। कुछ स्कूल्स में आज भी सोशल साइंस फेयर प्रैक्टिस कराया जाता है। सेकंड थिंग, बच्चों के अंदर स्कूल में इलेक्शन कराए जाते हैं, स्कूल के हेड बॉय का, है ना, हेड गर्ल का, प्रोस्पेक्ट्स का। तो जो स्कूल में वो इलेक्शन कराया जाता है, उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जा रहा है पॉलिटिकल लाइफ का। तो कहां से प्रैक्टिकल नहीं है? ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो गई। पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल बच्चों। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अपर प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस के। किस किस तरीके से हमें बच्चों को अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है, या क्या चीजें हमें उनको प्रोवाइड करानी है। सबसे पहली चीज हमें जो उनको प्रोवाइड करानी है, वो करवानी है, उनके अंदर एक बेसिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंड हो जाए। किसको लेकर? सोशल और पॉलिटिकल चीजों को लेकर। ठीक है, टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्क ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री एंड देयर चेंजेस। ठीक है, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों को चीजों की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें उनके अंदर क्या चीज डेवलप करनी है, एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैनकाइंड एंड द अर्थ। ऐसे पहलुओं के बारे में बताना है जो मानवीय जाति और, एक सेकेंड बच्चों, as per NCF 2005 selection and organization of material into meaningful social enable students to develop what। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप बच्चे? कल्चर इवेंट्स पे डाइवर्सिटी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल हो सकता है। सोशल एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है बच्चे, रोहित कुमार। ठीक है, देखिए, मानवीय जाति और पृथ्वी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में समझ का विकास करना या विकसित करना समझ को, कि किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स अपने
पृथ्वी से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स का विकास हुआ है और कैसे कैसे पृथ्वी का विकास हुआ है। ठीक है, इनके बारे में समझना। ठीक। सेकंड थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रंस अबाउट देयर रीजन, स्टेट एंड कंट्री। बच्चों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि उनको पता चले कि वो कहाँ रह रहे हैं, उनका स्टेट कैसा, उनका देश कैसा है, उनका रीजन कैसा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चे, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी में बता दूं बच्चों, बच्चों बच्चों में अपने क्षेत्र, राज्य और देश के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि बच्चे अपना जो जहां वो रह रहा है, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उसके बारे में उसको पता चले, जिस राज्य में वो रह रहा है उसके बारे में उसको पता चले, या जिस देश में रह रहा है उसके बारे में उसको पता चले। बच्चों इससे ज्यादा मैं हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, मैं सारी चीज हिंदी में बोलता हूँ। पता नहीं हिंदी वाले बच्चों को क्या ईगोइस्ट प्रॉब्लम रहती है कि मैं तो, आप खुद भी सोच सकते हैं, मेरा पूरा लेक्चर 1 घंटे का उठा के देख लीजिएगा, मैंने हिंदी के अलावा इंग्लिश में एक भी चीज नहीं बोली है। और फिर बच्चे ये बोलते हैं ना हिंदी 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 हिंदी, बड़ा अजीब लगता है। मैं सारी चीजें आपको हिंदी में बता रहा हूँ, अब वो आप कौन सी हिंदी सुनना चाहते हैं वो मुझे पता नहीं। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य यही है बच्चों कि बच्चे अपने आसपास की चीजों को, अपने रीजन को, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने देश के बारे में उनको पता चले। अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि उसके बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना क्या है, किसी चीज के लिए अवेयर होना। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको अपर प्राइमरी स्टेज से रिलेटेड ही ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए ये क्लास है ही नहीं। जो पेपर फर्स्ट के बच्चे यहाँ पर आकर बैठ गए ना, वो बेशक से इस क्लास को ना लें। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 एंड 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53 के अनुसार द एम ऑफ सोशल स्टडीज इज टू मेक स्टूडेंट competent so that they may understand how the structure of present society emerge and explain the ideology of social force and movement in which they lived। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। किससे रिलेटेड? छात्रों को इतना सामाजिक रूप से सक्षम बना दिया जाए कि ताकि वह समझ सकें कि वर्तमान समाज की संरचना कैसे उभारी जा सकती है और सामाजिक ताकतों और आंदोलनों की विचारधारा को समझ सके। जी हाँ, जब तक आपको अपने सोसाइटी के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे आप उसको विकसित कर सकते हो या कैसे उसमें सुधार ला सकते हो, है ना। तो सबसे पहली बात, हम सोशल साइंस को इसीलिए पढ़ते हैं कि बच्चों में सोशल अवेयरनेस आए, सामाजिक अवेयरनेस आए, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में वो जाने और उसका विकास करे। आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो अच्छी विचारधाराएं हैं उसको समझ सके और उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है। ठीक है। इस पहली लाइन में किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता लो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस लाइन में डाउट आने वाला है। जल्दी बताओ। चलें आगे। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट है द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 64-66 अडॉप्ट एजुकेशन ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एज द मेन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इन्होंने इस शिक्षा नीति ने यह कहा कि सोशल और राष्ट्रीय एकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बच्चों को अडेप्ट करना है और इसको समझाना। फिर से समझा दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, नो डाउट। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 1952 और 1953 में, ठीक है, ये कहता है कि जो सोशल स्टडीज हमें बच्चों को पढ़ानी है ना, वो क्यों पढ़ानी है? वो इसीलिए पढ़ानी है
कि बच्चे अगर सोशल स्टडीज पढ़ेंगे ना तो उसको अपने समाज का ज्ञान होगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, समाज की समझ होगी तभी तो आप वर्तमान में अपने समाज का क्या कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, अपने समाज को सुधार कर सकते हो, अपने समाज की अच्छे समाज की संरचना कर सकते हो। ये पॉइंट लिख लीजिए हिंदी में। ठीक है, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, अच्छे समाज की संरचना कर सकता है अगर उसको ज्ञान होगा तो। दूसरा, वर्तमान समाज को समझ सकता है, आज का जो समाज है उसको समझ सकते हो आप सोशल साइंस से। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर आपको अपना सोशल चीजें समझ में आ गई तो आप उसका विकास कर सकते हो, उसका निर्माण कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, सामाजिक ताकतों और आंदोलनों की विचारधारा को समझा जा सके। सामाजिक ताकतें क्या होती हैं? जो समाज में मूवमेंट चल रहे होते हैं। ठीक है, आज के समय में सामाजिक मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं? आज के समय में हर एक ऑनलाइन मूवमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे कि आजकल समाज फॉलोवर्स की मूवमेंट्स चल रही है आजकल, तो उन चीजों को समझना। ठीक है, और जो भी समाज में नई चीजें आ रही हैं तो उन सारी चीजों के बारे में समझना। ठीक है, या कोई नई संस्कृति, हमारी विचारधाराएं चेंज हो रही हैं, वो क्या है? वो भी सामाजिक आंदोलन ही है। कोई भी विचारधारा, जैसे कि आजकल आप लोग बहुत देखते होंगे, इंटरकास्ट मैरिज भारत में एक आम बात हो गई है। ये क्या है? एक सामाजिक मूवमेंट है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात आप लोगों को? सिर्फ इनकलाब जिंदा बोलना सामाजिक मूवमेंट नहीं है, या देश को आजाद कराना सामाजिक मूवमेंट नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, अब इससे बेहतर तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आप देख रहे हो उनको बोला जाता है सामाजिक मूवमेंट्स। ठीक, आई होप आप लोगों को ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल हर बच्चे का कमेंट शो हो रहा है। टॉपिक में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं अगर आप लोग कहोगे तो कल मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मैं स्लीपी लग रहा हूं। मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूं बच्चों, और इससे पहले एक क्लास ले भी चुका हूं। चलें अब आगे। बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना। लगभग जिस तरीके से सभी बच्चों ने बोला था समझ नहीं आया, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा जो आपके पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं उनको भी थोड़ा परेशान करो, वो भी समझाएंगे ऐसी बातें आपको। पर वो समझाते होंगे, बहुत अच्छे टीचर है हमारे यहाँ सारे। ठीक है, चलिए। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि किस तरीके से हमें सबको एक मुख्य धारा में एक मुख्य उद्देश्य रखना है। ठीक, दे हैव बीन मैनी फार्मर्स मूवमेंट विच आर बीन फॉलोइंग संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह एंड बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, जो भी सोशल मूवमेंट्स आपने पढ़े हैं उसके उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उनमें से आए या ना आए, यहां से बहुत चांसेस है 75% की यहां से कुछ ना कुछ आएगा, और इसको बड़े आराम से और इत्मीनान से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। चलिए, सोशल साइंस encompasses the subject of history। ये कह encompasses का मतलब होता है विविधताएं, यानी कि अलग अलग चीजों का मिक्सचर है सोशल साइंस। ठीक है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अमंग्स डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब ये बात मत समझ लेना कि सर ये इसमें पांचवा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो ये एंथ्रोपोलॉजी, तो क्या ये भी मिडिल स्कूल में आता है? ये मिडिल स्कूल में नहीं आता, ये सेकेंडरी स्कूल में आता है। बट
इस जो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ डेफिनेशन है उसमें इसको ऐड ऑन किया गया। ठीक है, कि जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो कई सब्जेक्टों का मिश्रण है, जिसमें पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि अलग अलग डाइवर्सिटी आपको दिखाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, it is the responsibility of social science to build our effective understanding of human values such as freedom। ये एक एक चीज याद कर लीजिएगा कि हमें क्या बच्चे के अंदर क्या क्या बिल्ड करना है अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस। सबसे पहला ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, जिसमें फ्रीडम है, ट्रस्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरा है creating mental energy to make them aware of social power and threatening these values। क्रिएटिंग मेंटल एनर्जी से मतलब ये है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब नहीं पता और आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, प्लीज बच्चे वर्क ऑन इट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन इवैल्यूएशन, ह्यूमन लोगों का किस तरीके से विकास हुआ, मानवीय विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन करना। ठीक है, मानव विज्ञान जिसको बोलते हैं वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब भी समझ नहीं आया एंथ्रोपोलॉजी? यहां पर हिंदी में लिखा भी हुआ मानव विज्ञान, ह्यूमन इवैल्यूएशन, एवोल्यूशन, सॉरी, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चंस यहां पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखता हूं, अगर मिलते हैं तो अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूं इसी से रिलेटेड। एक सेकेंड बच्चों। चलिए, वैसे ही रैंडम आपको आपके एसएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाल के देखता हूं। चलिए, आपके एसएसटी पेडागोजी से ही कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? जी हाँ, थोड़ा टफ था चैप्टर, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक आर्कोलॉजी से क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे बहुत पसंद है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर आर्कोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है हिस्ट्री में? आर्कोलॉजिस्ट या आर्कोलॉजी एक अभिन्न अंग होता है इतिहास में, और उसका अभिन्न अंग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे जितनी भी हिस्ट्री आप लोग देख रहे हो, हिस्ट्री को जो वेरीफाई चीजें करते हैं उनमें से 99.9% चीजें कौन ढूंढ के लेके आता है? आर्कोलॉजिस्ट लेके आता है। चाहे आपके सिक्के हो, मुद्रा हो, आपके रॉक एडिक्ट हो, आप लोगों की पुरानी बोन्स हो, बैरियल्स हो, साइट्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, उन सारी चीजों को कौन ढूंढता है? एक आर्कोलॉजिस्ट ढूंढता है। ठीक है, सो आर्कोलॉजी इज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। एंड सेकेंड थिंग, वो जो चीजें ढूंढी जाती है उन चीजों को सही वेरीफाई करना काम किसका है? आर्कोलॉजिस्ट का है। तो हिस्ट्री को राइट प्रूव कराना या ये इतिहास सही है, ये कौन बताता है? एक आर्कोलॉजिस्ट बताता है। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोगों को टाइम मिले तो भारत में दो आर्कोलॉजिस्ट या दो ऐसे कंजर्वेटर हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। एक तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको पद्म भूषण मिला है, बीबी लाल। ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। और दूसरे हैं के मोहम्मद। ठीक है, ब्रिलियंट। ये इंसान ऐसे हैं, इन्होंने भारत की आर्कोलॉजी में एंड स्पेसिफिकली के मोहम्मद का नाम मैं कंजर्वेशन में लूंगा। कंजर्वेशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को सही कराया है। तो इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जरूर आप लोग आज गूगल करिएगा या पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला ऑप्शन है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? असाइनिंग अ होमवर्क। ठीक है, दूसरा है मोटिवेटेड चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन, गिविंग priority to children experience appreciate the creativity of child. The correct answer was A. assigning a homework क्या नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चे को मोटिवेट करना बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है। गिविंग अ प्रायोरिटी टू चाइल्ड एक्सपीरियंस यानी कि बच्चे को एजुकेशन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कराना, बिल्कुल। सो ए वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनरिचमेंट प्रोग्राम आर नीडेड फॉर? ठीक है, संवर्धन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, क्यों है? फॉर शो स्लो लर्नर, ये स्लो लर्नर है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। जी हाँ बच्चों, एनरिचमेंट प्रोग्राम किस बच्चे को कराया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के आगे आप संख्या जरूर डालेगा जिस क्वेश्चन का आंसर देगा। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले उत्तर देता है। ठीक है, शिवम पांडे, मैंने ऑलरेडी नोट्स के बारे में बता दिया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम अभी तक किसी बच्चे का बिल्कुल, क्या नाम है, सलोनी शेरमा, सॉरी मैंने आप पूरा नाम में नहीं पढ़ पाया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अभी तक सिर्फ आपने सही जवाब दिया है, बाकी सारे बच्चे बिल्कुल झुंड में बकरी की तरह घूम रहे हैं। सर डी 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 डी। आप लोग जब पढ़ोगे ना गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में, एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है बच्चे एक्स्ट्रा प्रोग्राम। अब बताओ कौन सा जवाब होना चाहिए? एक्स्ट्रा प्रोग्राम किन बच्चों से कराया जाएगा? एक्स्ट्रा चीजें किन बच्चों से कराई जाएंगी? अब आप सारे सही जवाब दे दोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सारे सही जवाब देंगे। एक्स्ट्रा प्रोग्राम कैसे बच्चों से कराया जाता है? एवरेज बच्चे से, बिल्कुल समझ गए ना, गिफ्टेड बच्चों से। अब समझ गए आप लोग। प्रतिभाशाली से एनरिचमेंट प्रोग्राम किन के लिए कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल स्टडी मटेरियल होता है ना, इनके लिए इनफ नहीं होता, इनको एनरिचमेंट चाहिए, थोड़ा और चाहिए। अरे स्लो लर्नर्स तो अपना बेचारे अपना ही करिकुलम ही पूरा नहीं कर पाते। एवरेज बच्चा भी करिकुलम में फंसा रह जाता है, और डिसेबल बच्चा तो करिकुलम छोड़ दो, वो अपनी बेसिक चीजों को ही नहीं कर पा रहा है ना। तो एनरिचमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा प्रोग्राम इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। जी हाँ, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक। इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया था, पिछले साल पेपर में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर में, कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेटर्स और अल्फाबेट्स के बीच में, इजीली रिकग्नाइज एंड कंप्रेस्ड साइट वर्ड्स, या हैव रिटार्डेशन मेंटल डेवलपमेंट, या हैव लो आईक्यू। जल्दी से उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सी? बिल्कुल सही, तमन्ना यादव सबसे पहले सही जवाब। सर बट स्कूल में हम एनरिचमेंट क्लास स्पेशल लर्नर्स के लिए लेते हैं, वो आप, लेकिन आप लेते होंगे बच्चे, बट मोस्टली क्या होता है, एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चों के लिए कराया जाता है। ठीक है, एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चों के लिए ही कराया जाता है ज्यादातर। बिल्कुल सही जवाब, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आप चलें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हुज लास्ट स्टेप इज रेमेडी टीचिंग? उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होगा? किसका? इंक्वायरी मॉडल का, इंटरप्रिटेटिव टीचिंग का, डायग्नोस्टिक टीचिंग का, या नन ऑफ दीज? यहां से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आएगा। अगर आपको चीज समझ में आ गई होगी तो आप इसका उत्तर दे दोगे। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हुज लास्ट स्टेप इज रेमेडी? श्रेया जायसवाल, बच्चे अब सभी बच्चों को साथ लेके चलना है तो थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो इतना फास्ट पढ़ा दूंगा कि, बट वो फास्ट पढ़ाने में अगर 20% बच्चों का फायदा हो रहा है और 80% बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो मैं 80% बच्चों के पास जाऊंगा, है ना? तो ज्यादा बच्चों को मैं नुकसान नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर वाज सी। क्यों है? क्योंकि लास्ट स्टेप है, जब आप डायग्नोस करोगे, बीमारी को ढूंढोगे, तभी तो रेमेडी दोगे। सो दैट्स व्हाई द आंसर वाज डायग्नोस्टिक टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइंस टीचिंग, ठीक है, चाहे आप सोशल साइंस के हो या साइंस के हो, ये सेम क्वेश्चन रहता है। इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोस्टिक द लर्निंग डिफिकल्टी? जी हाँ, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी निकालने के बाद कौन सी टीचिंग आप देते हो? जल्दी से उत्तर दे दो बच्चों। इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। व्हाट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? करेक्ट, रेमिडल टीचिंग। ठीक है, डायग्नोस करने के बाद क्या दोगे आप? रेमिडल टीचिंग। सोनू सोलंकी, क्या शो नहीं हो रहा आपका? जल्दी बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है। चलिए, एक और क्वेश्चन है बेहतरीन सा। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन सोशल साइंस विल हेल्प आवर टीचर अंडरस्टैंड learning difficulty a student is facing in social science, how revision work has helped her student, या how intelligent her students are, the part of the topic the student has not memorized. जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों। 7th क्वेश्चन का, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सोशल साइंस विल हेल्प द आर टीचर टू अंडरस्टैंड, किस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है टीचर की? बिल्कुल, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत शानदार। डायग्नोस और रेमेडी से काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं अभी, इसका आंसर बताइए। लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटी, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लासरूम वर्क बिकॉज दिस। शिक्षार्थी व्यक्तिगत गतिविधियां, जोड़ी कार्य, समूह कार्य, पूरी कक्षा के कार्य में शामिल होते हैं क्योंकि ये enable the already overworked teacher to preserve her energy through by become more effectively। पहले से अधिक काम कर रही शिक्षिका को अपनी ऊर्जा संरक्षित करने में सक्षम बनाया जा, जैसे वह अपने अधिक जिससे वह अपना अधिक प्रभाव बना सके, या शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की बातचीत के लिए केंद्रित तरीकों से भाषा का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना, या प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, शिक्षार्थियों को
भाषा कक्षा में आराम करने से पर्याप्त अवसर प्रदान करना, या हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूस वैरायटी इन लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्षा में विविधता लाने का एकमात्र उद्देश्य है। व्हाट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? करेक्ट बच्चों, बिल्कुल सही। देखिए, जब भी हम कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी करें, पेयर वर्क करें, ग्रुप वर्क करें, ये बच्चे को क्या सिखाएगा? सबसे पहला, अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी भी कर रहा है तो रियल लाइफ इंटरेक्शन किसी चीजों से कैसे करना है, पेयर वर्क में भी रियल लाइफ, ग्रुप वर्क में भी, और क्लासरूम वर्क में भी। सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी बी। कोई भी टीचर अपनी एनर्जी बचाने के लिए ऐसे कार्य नहीं देता बच्चों को, ठीक है? और ऐसे में क्लास में रिलैक्स नहीं होते बच्चे। ये रिलैक्स होना और ये सारी चीजें नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट, रेमिडल टीचिंग रेफर्स टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, या टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, या टू टेस्ट लर्नर पीरियडिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे। जल्दी से बताइए 11th क्वेश्चन का आंसर। देखिए, थोड़ा सा इसमें दो ऑप्शंस में आप लोगों को ज्यादा, ए ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हो। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है, 11वें क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ए टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। हम लर्निंग गैप्स को किस में आइडेंटिफाई करते हैं? डायग्नोस्टिक टीचिंग में, ना कि रेमिडल टीचिंग में। तो सीधा सीधा ये गलत हो गया आप लोगों का, ए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से टू टेस्ट लर्नर पीरियडिकली, ये भी आप बच्चों को टेस्ट क्यों कर रहे हो? उनको डायग्नोस करने के लिए, कमियां ढूंढने के लिए ज्यादातर। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, और बहुत सारे बच्चों ने ए और डी आंसर दिया है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू गाइज, ठीक है? बहुत दुख हुआ ये चीज देखकर कि आप लोग ऐसा। रेमिडल टीचिंग रेफर्स टू, रेमिडल टीचिंग के बारे में बात कर रहा है। रेमिडल टीचिंग कब दी जाती है? अरे आप लोगों का, आप ये चीज छोड़िए, मेडिकल मॉडल के बारे में बात करते हैं। रेमेडी, उपचार आपका कब करा जाएगा? जब आप बीमार होंगे, ठीक है? बीमार होने के बाद आपका उपचार किया जाता है, और उपचार में क्या किया जाता है? आपको सुधारा जाता है। सो दैट्स व्हाई अगर यहां पर आंसर होता तो बी या सी हो सकता था, ठीक है? कि आफ्टर द रेगुलर स्कूल आपको पढ़ाया जाए, रेमेडी दी जाए, या फिर टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, ठीक है? लेकिन हम सी ऑप्शन को इसलिए सिलेक्ट नहीं करेंगे कि सिर्फ ब्राइट लर्नर को एक्सेल करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है? और अगर टीचर को स्कूल में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर भी बी या सी में ही है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रतिभा शिक्षार्थी को उत्कृष्ट प्राप्त करने में मदद करना, ठीक है? यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा है वो, उसको और ज्यादा बढ़ाना, ये रेमेडी नहीं होगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, आफ्टर द रेगुलर स्कूल आप रेमेडी दे सकते हो बच्चों को, है ना? स्कूल के रेगुलर आवर्स के बाद अब रेमिडल टीचिंग होता है बच्चों को सुधार करना, बच्चों की कमियों को ठीक करना, रेमेडी होता है, ठीक है? देखिए, ब्राइट लर्नर्स को इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। अब आप उसके एक्सेल में हेल्प कर रहे हैं तो ये एनरिचमेंट प्रोग्राम में आएगा, ठीक है? ओनली भी नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है। ओनली भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी नेगेटिव हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर वाज आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों।
आई हैव ए डाउट, तो बच्चे डाउट बताओ, मुझे ये मत बताओ कि डाउट है, बता दो। बिल्कुल मैं सभी के, अच्छा ओके सर, बी में कंफ्यूजन होगा, मैं यही आपको सोल्यूशन करता हूं। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि रेमिडल टीचिंग क्या होती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि रेमिडल टीचिंग होती है बच्चे की कमियों को सुधारना, कमियों को ढूंढना नहीं, उनको सुधारना। ठीक है, उनको सुधारना क्या होगा, रेमिडल टीचिंग होगा। ठीक है, तो पहली बात यहां पर कमी ढूंढी जा रही है, हम सुधारने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत। ठीक है, इस ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, और टू टेस्ट लर्नर, टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसकी कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनको सही करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। पहले इस पे आप लोग क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो पॉसिबल हो सके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेमिडल टीचिंग में ये दो चीज तो पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, रेमिडल टीचिंग का मतलब ही ये होता है चीजों को ठीक करना, ना कि सिर्फ कमियों को ढूंढना। कमियों को ढूंढना होता है, डिफरेंस बिटवीन रेमिडल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं, यानी कि कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेमिडल टीचिंग देते हैं, कमी मिल गई तो हम उसको सुधारने के लिए रेमेडी देंगे। इसको मेडिकल मॉडल इन एजुकेशन भी बोला जाता है। किसी भी कोई भी टीचर आपको ये बात नहीं बताएगा, मैं जो बता रहा हूं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस मॉडल को, किस एजुकेशन मॉडल को मेडिकल मॉडल से लिया गया है, तो वो किसको लिया गया है, डायग्नोस एंड रेमेडी टीचिंग को। ठीक है, आ गया। तो ये दो ऑप्शंस तो आपको वैसे ही हट गए, नो डाउट। हर बच्चे ने कहा है सर इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन बी और सी, आफ्टर द रेगुलर स्कूल या टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल। देखिए वो ब्राइट लर्नर है, रेमेडी आप किसको देंगे, जो बेचारा कमजोर होगा या जिसके अंदर कुछ दिक्कत होगी। उपचार आप उसी का करोगे ना जिसको, जिसके अंदर कमी होगी। वो पहले ही ब्राइट स्टूडेंट है, एक्सेल करने के लिए आप उसको एनरिचमेंट प्रोग्राम दे सकते हो। और ना ही, एक और बात बताऊं, सिर्फ आप ब्राइट स्टूडेंट को ही रेमेडी नहीं दे सकते, ओनली ब्राइट स्टूडेंट है यहां पर, है ना। लेकिन आप रेमिडल टीचिंग आफ्टर रेगुलर स्कूल आवर्स के बात कर सकते हो, ये चीज तो हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्लास में देखा कि आपके कुछ 4-5 बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे थे, तो वीक बच्चे आपने थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए स्कूल के बाद रोक लिए और कहा बच्चों मैं आपको ये चीज पढ़ा दूं। उनकी आज्ञा थी, उन्होंने बोला सर पढ़ा दीजिए, तो वो चीज आप कर सकते हो ना, आफ्टर द रेगुलर स्कूल आप पढ़ा सकते हो, आप उनको रेमेडी दे सकते हो। तो ये तो पॉसिबल है, बाकी इनमें से कोई सा भी आंसर पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं कहना चाह रहा था। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास यहां हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा हुआ पहला ऑप्शन है, सीखने में अंतराल को सीखने में अंतराल को संबोधित करने के लिए, यानी कि सीखने में दिक्कतों को संबोधित करने के लिए। बिल्कुल गलत। नियमित स्कूल समय के बाद हो सकती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्राप्त कराने में मदद करना, बिल्कुल नहीं, ये रेमिडल थोड़ी है, ये तो एनरिचमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भी सी भी हो सकता था अगर ये ना होता तो। ठीक है, हो सकता था, आप मदद तो कर रहे हो प्रतिभाशाली की भी एक्सेल करने के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन जब आपके पास बी ऑप्शन है तो आप इसको नहीं क्लियर सिलेक्ट करोगे। आई होप नाउ यू गाइज, आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को पीडीएफ का भी सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन भी, व्हाट इज रेमिडल एनरिचमेंट डायग्नोस्टिक टीचिंग कॉन्सेप्ट, पूरा पढ़ा दूं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में ही बहुत सारे बच्चों को डायग्नोस्टिक और रेमेडी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब गिफ्टेड स्टूडेंट पढ़ाऊंगा कल तो पूरा पढ़ा दूंगा, कहोगे तो कल ही पढ़ा देता हूं आपको गिफ्टेड, और साथ के साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा देता हूं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राम राम नमस्कार आप सभी को, नमस्कार।